नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। शिक्षक भर्ती के चैनल पे, सिलेक्शन वाले चैनल पे, राष्ट्रहित में चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं पर्यावरण प्रैक्टिस सेट के 30 नंबर की बात करेंगे, 35 नंबर प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो आपसे वादा किया था 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, जरूर करेंगे। आप लोगों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की 30 नंबर की क्लास शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? लेखन कला का कौशल का, अनुमान लगाने का, संप्रेषण का या मापने का? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोगों की नियुक्ति हो गई, आप लोगों का कक्षा मिल गया। आप कक्षा में जाते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि प्रतिदिन डायरी लिखें, मौसम के बारे में दर्ज करें, इससे संबंधित फिर बाद में प्रश्न पूछते हैं। तो ये ऐसा करना जो है बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो वह किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का। क्या होगा? अनुमान लगाने का कौशल का यहाँ पे विकास नहीं होगा, विकास होगा आपके संप्रेषण कौशल का विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चे में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। बहुत से बच्चे अनुमान लगाने का चले आते हैं, ऑप्शन मार के चले आते हैं, जो हमें खामियाजा 1 नंबर का नुकसान यानी कि माइनस हो जाता है हमारा। हमें माइनस नहीं प्लस करना है, +1 करना है, सही ऑप्शन मारना है और सिलेक्शन पाना है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या है पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। जो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं होती हैं उनकी समझ विकसित की जा सकती है। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर बच्चों में, ठीक है, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, या मूल जैवी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों में अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती, किस प्रकार से विकसित की जाती है, किसके माध्यम से विकसित की जा सकती है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी। बैंक के पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवा कर भी बच्चों की अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझ विकसित कर सकते हैं। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, मूल जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरण के रूप में व्यक्त करके, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? हर एक कंसेप्ट, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है। प्रश्न तीसरा है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं रिश्ते नाते, संस्कृति आती है, पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल आते हैं, या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, मेरे भाई बहन, जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं वह जो ऑप्शन होगा वह सभी होंगे, क्योंकि रिश्ते नाते संस्कृति, हमारे आसपास का वातावरण, रिश्ते नाते हमारे आसपास के हैं, संस्कृति हमारे आसपास से जुड़ी हुई है, पेड़ पौधे हमारे आसपास के हैं, जीव जंतु हमारे आसपास हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सब हमारे आसपास के इर्द गिर्द है। यानी हमारे चारों तरफ का जो आवास होता है, स्थान होता है, जो घेरे हुए है, वह हमारा पर्यावरण होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। शारदा एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? 1922 में, 1929 में, 1943 में, 1984 में। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधु, अगर आपसे आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आज बता दीजिए कि 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर क्रैक कर रहे हैं। क्या क्रैक नहीं, सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करना है। ठीक है, हैशटैग लिखिए आई डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा भैया टॉप रैंक हासिल? यहाँ पे एक बार कमेंट आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा एक्ट अधिनियम लागू हुआ था आपके 1929 में, 1929 में आपका लागू हुआ था। शारदा एक्ट दोस्तों का संबंध बाल विवाह से संबंधित, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु वर्ष 14 वर्ष तय की गई थी, शारदा एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, आइए आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं। थोड़ा तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन क्लासेस लगातार चलेगी, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। और मैं शिक्षा की पूजा करता हूँ, माँ सरस्वती की पूजा करता हूँ, और आप लोगों का परिवार है, तो ये परिवार से अलग नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इसमें से क्या नहीं करेंगे। निगेटिव प्रश्न है। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए यह प्रश्न है कि बच्चों के लिए समझने के अवसर, अगर बच्चों में समझने का अवसर प्रदान करना है, ठीक है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर का प्रदान करना है, तो आप क्या नहीं करेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, या उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह ठीक है, समझा देंगे। तो बच्चों में अगर सीखने का अवसर प्रदान करना हो, ठीक है, उनको मौका देना है, तो आप क्या नहीं करेंगे। आपको दोस्तों उनके सही उत्तर अच्छी तरह से नहीं समझाएंगे, उनको सही उत्तर नहीं समझाना है। उनको क्या करना है, समस्या को एक प्रेरित करना है। उन्हें सुझाव संकेत के माध्यम से आप दे सकते हैं जिससे नया ज्ञान सीखे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से आप सही उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों में सीखने का अवसर भी प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। यह एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जहां आपके सिलेबस, आपके एग्जाम में प्रश्न आने हैं, यहीं से प्रश्न बनेंगे और यहीं से सिलेक्शन तय होगा। तो बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। विद्यालय से, परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, परिवार से ही प्राप्त होता है। बच्चा परिवार से ही समाजीकरण का पहला पाठ सीखता है। और सभी लोग जानते हैं प्राथमिक विद्यालय जो माना जाता है बच्चे का, वह परिवार ही होता है। अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है परिवार से ही बच्चा। समाजीकरण की प्रक्रिया शुरुआत भी आपके परिवार से ही होती है, बच्चे के परिवार से होती है, इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, प्रोटीन से प्रश्न आना है, एक सभी बार नोट कर लेंगे। प्रोटीन से प्रश्न आना है तो हर एक कंसेप्ट प्रोटीन से प्रश्न आएंगे। देखिए दोस्तों, हम इस प्रैक्टिस सेट के बाद ये सोचने वाले हैं कि प्रोटीन से एक वीडियो बनाएं, ठीक है, पेड़ पौधे से एक वीडियो बनाएं, केमिकल से एक वीडियो बनाएं, हर एक 5 जो भी 8-10 आपके वीडियोज हैं वह बनाने वाले हैं। तो क्या आपकी सहमति है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, क्या पार्ट वाइज वीडियो बनाना चाहिए, नीचे कमेंट करें आप लोग। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा होता है। मांस होता है, दूध होता है, सोयाबीन होता है या अंडा होता है। भैया सभी प्रोटीन के स्रोत हमें दिख रहे हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा कि आपके सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, गुड फॉर गुड, बेस्ट फॉर बेस्ट बताना है, वह स्रोत कौन सा है, तो वह सोयाबीन है मेरे प्यारे मित्रों, सोयाबीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है प्रोटीन की शरीर में, इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण भी होता है तथा उनकी मरम्मत होती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर रोग यानी सूखा रोग होता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। वाह क्या बात है, गुड, आज से सोयाबीन खाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, प्रश्न आ चुका है। ठंडी का मौसम है, सोयाबीन भूनकर गुड़ के साथ खाइए और बेहतरीन स्वस्थ शरीर बनाइए, ऊतकों का निर्माण कीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है ध्वनि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि से संबंधित नहीं है। आवृत्ति, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, मायोपिया। दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहन, मेरे शिक्षक बंधु, आपका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जरूर आपको जो सपना है वो साकार होगा, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है और शिक्षा हमेशा आपको सिलेक्शन प्रकाशमय बनाती है। इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि से संबंधित नहीं है। देखिए आवृत्ति ये भी ध्वनि से संबंधित है, माइक्रोफोन ये भी ध्वनि से संबंधित है, लाउड स्पीकर ये भी ध्वनि से संबंधित है, साउंड से संबंधित है। तो मायोपिया यह संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपको अलग डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं है। तो ये मायोपिया है क्या चीज़ दोस्तों। मायोपिया जिसे हम निकटदर्शिता भी कहते हैं, तो निकटदर्शिता बोला जाता है मायोपिया को। 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को खराब दृष्टि का सबसे आम कारण है और हाल के वर्षों में इसकी व्यापकता खतरनाक तौर से बढ़ रही है, जिसकी मायोपिया की। यानी विश्व स्तर पर शोध से यह पता चला है कि वर्ष 2000 में दुनिया के लगभग 25% आबादी, ठीक है, निकटदर्शी थी, लेकिन 2050 तक यह उम्मीद है कि विश्व भर में लगभग जनसंख्या के आधे लोग मायोपिया से ग्रस्त होंगे, यानी निकटदर्शिता से ग्रस्त होंगे। अभी 25% थे, लेकिन 2050 तक क्या हो जाएंगे, लगभग आपके क्या होंगे, आधे लोग, 50% लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे, निकटदर्शिता से पीड़ित होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है,
प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत वर्षा का जल है, समुद्री जल है, पर्यावरण है या हरे पौधे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो हरे पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, ठीक है, जो आपका O2 निष्कासित करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, वही आपके होंगे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत। तो हरे पौधे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन होते हैं? अगर छात्रों को सीखना हो तो उनके लिए प्रमुख संसाधन कौन होंगे? तो छात्रों के लिए सीखने का जो प्रमुख संसाधन होगा वह कौन होगा मेरे प्यारे मित्रों? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। क्या वह ग्रंथालय है, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन होगा, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण होगा या उपरोक्त सभी होगा? कमेंट आ चुका है, आंसर आ चुका है कि छात्रों के लिए सीखने का जो प्रमुख संसाधन होता है वह कोई और नहीं, वो आपका ग्रंथालय भी होता है, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन भी होगा और सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण भी होगा, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और एक दिल से आवाज आएगी, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों जी हाँ, एनर्जी डाउन नहीं करना है, बरकरार रखना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न यह कह रहा आपसे कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है? जो धूम्रपान होता है, सभी लोग आप लोग एड में भी देखते होंगे, हानिकारक है धूम्रपान। ठीक है, तो जो आपके धूम्रपान में कैटेगरी में आते हैं, उनसे यूज या प्रयोग होने से, अधिकतम प्रयोग होने से जो रोग होता है वह कैंसर होता है फेफड़ों में, तपेदिक या क्षय होता है, अल्सर होता है या अनिद्रा होता है। तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत बार ऐड आता है, चाहे बिस्टल हो, शराब हो, सिगरेट, सभी है क्या है कि कैंसर से फेफड़े का होगा। धूम्रपान से होने वाला रोग कैंसर होता है, फेफड़ों में होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें फेफड़े में जाती है। ठीक है दोस्तों, और बात की गई है कैंसर विषाणु युक्त आपका रोग है, विषाणुजन्य रोग है। कैंसर अगर पूछा जाता है कैंसर कैसा रोग है, तो आपका विषाणुजन्य रोग है, और इसके अंतर्गत ऊतक क्या है, नष्ट होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप चोट या घाव जल्दी भरते नहीं हैं और क्या वो बढ़ते रहते हैं। इसका एक ही कारण है, वह विषाणुजन्य रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? लंबाई की माप के लिए एसआई यूनिट इकाई क्या होगी? अगर हमें लंबाई मापना हो, उसके लिए जो यूनिट और इकाई होती है एसआई में, वो कौन होगी? वह सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है या आपका मीटर है? तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं लंबाई के माप के लिए जो एसआई यूनिट, एसआई इकाई है, वह कोई और नहीं, आपके मीटर हो जाएगी। सभी लोग नोट कर लेंगे, हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, आपको पता है। दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होगा, रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा या आपका क्वाशियोर रोग होगा। तो विटामिन से प्रश्न आते हैं, आपको पता है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी होता है, रतौंधी नामक रोग दोस्तों। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? अगर मछली के यकृत, ठीक है, यकृत का तेल हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी आदि चीज़ों खाने से विटामिन ए की मात्रा मिलती है। और सभी लोग जानते हैं रिकेट्स विटामिन डी के, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि नीम की पत्ती और इसकी टहनियों का उपयोग दंतमंजन पेस्ट के उत्पादन में किया जाता है। इसमें उपलब्ध दांतों को सड़न से रोकने वाले तत्व की पहचान करना है। यानी जो पेस्ट बनाया जाता है दोस्तों, नीम की पत्ती या इनकी टहनियों को उपयोग करके दंतमंजन पेस्ट उत्पादन में होता है, तो इसमें जो दांतों को सड़न का एक तत्व पाया जाता है, दांतों को सड़न से रोकने के लिए, वह तत्व का नाम बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। पहला तत्व है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कली, हल्का अम्ल या लवण। तो वह आपका तत्व का नाम बताना जो दांतों को सड़न से रोकता है, वह तत्व कोई और नहीं, आपका अल्कली तत्व होता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को देखेंगे, हर एक कंसेप्ट को, और वीडियो को अंत तक देख के जाइए, हर एक प्रश्न अटेंड करके जाइए, और आज बता दीजिए कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है। मैं हर एक का कमेंट रीड करता हूँ, हर एक शिक्षक बंधु को नमन है, जय हिंद है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का एग्जाम्पल कौन है? उदाहरण क्या है दोस्तों? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या? शिकार है, वनों की कटाई है, निर्माण कार्य है या उपरोक्त सभी? तो मेरे प्यारे मित्रों, राइट ऑप्शन फोर्थ की ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा?
क्योंकि वनों की कटाई, शिकार तथा निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया का एग्जाम्पल सेट करते हैं, उदाहरण तैयार करते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 16वां प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में इन्वायरमेंट स्टडीज की क्लास में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक में निम्न में से किसका चुनाव करेगा। आप शिक्षक शिक्षिका हैं और पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करने हेतु आप एक शिक्षक के रूप में किसका चुनाव करेंगे, किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक जो है निम्न में से किसका चुनाव करेगा, तो वह आपका ऑप्शन है कि ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या में हो उसे चयनित करना है। क्यों होगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक शिक्षक को ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात, यानी शिक्षक और जो है छात्रों का अनुपात बताना है। शिक्षक और छात्रों का अनुपात बताना है। सही अनुपात क्या होगा कि कितने शिक्षक में कितने छात्र होना चाहिए, ठीक है, कक्षा में। तो सही ऑप्शन होता है 130। एक शिक्षक 30 छात्र, ठीक है। शिक्षा अधिनियम प्रक्रिया में शिक्षक छात्र अनुपात 130 होना चाहिए। शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र स्वतंत्रतापूर्वक समस्या हल कर सके। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या होता है। अगर हम मौसम के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं उनका प्रमुख लक्षण क्या होगा। ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी होता है, वर्ष भर गर्मी रहती है, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड रहता है, या ठंड से कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी होती है। तो जो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो लक्षण होता है वह कोई और नहीं, वह इकलौता लक्षण है जो वर्ष भर में गर्मी रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका राजस्थान हो गया, ठीक है दोस्तों। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष भर गर्मी रहती है, इन प्रदेशों का प्रमुख लक्षण ही है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए स्कूल का वातावरण, बच्चों के अनुभव, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण की पाठचर्या में क्या शामिल होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, तो ये आपका पर्यावरण की जो पाठचर्या होती है उसमें स्कूल का वातावरण भी शामिल होना चाहिए, बच्चों के अनुभव और उपयुक्त पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है कि दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है। हम देखते हैं बच्चे का प्रश्न होता है कि सर गुरुजी ये बताइए दिन और रात ये कैसे होते हैं। अगर बच्चा कोई आपसे प्रश्न कर देता है तो आपका जवाब क्या होगा कि चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या ये सभी होंगे। तो कोई बच्चा जब आपसे प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, शिक्षक मेरे प्यारे गुरुजी ये बताइए दिन और रात प्रमुख होने का कारण क्या है, जब बच्चा कोई आपसे हाथ जोड़कर यह पूछता है तो आपका जो जवाब होगा कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर अपनी धुरी पर घूमना ही दिन रात का प्रमुख कारण होता है। भैया सूर्य स्थिर है, ये सूर्य का प्रकाश हो गया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती है, जो सूर्य पड़ेगा, सूर्य की रोशनी इतनी जगह पर पड़ेगी, इतनी जगह पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, बाकी जो पीछे होगी वो रात होगी। जब धीरे धीरे पृथ्वी घूमकर ये हिस्सा जब इधर आ जाएगा तो इधर दिन पड़ेगा, फिर जब हिस्सा पीछे आ जाएगा इधर रात पड़ती जाएगी, यानी कि इधर सुबह होते जाएगा नीचे और ऊपर क्या होता है, रात होती जाती है, शाम होती जाती है। तो यही इसका कारण है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है, इसी के कारण दिन रात होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या लाजवाब प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? वह महानुभाव, वह वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति आपके जीन पियाजे ब्रूनर थे। जीन पियाजे लेओ वाइगोस्की थे। लेओ वाइगोस्की और ब्रूनर थे, या ब्रूनर और आपके स्पीयरमैन थे। दोस्तों, शिक्षा भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो इन मनोवैज्ञानिकों का डिटेल के साथ अध्ययन जरूर करें। मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो, ये सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं? जो सही आंसर है, बच्चों के सीखने का तरीका पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति आपके जीन पियाजे जी और लेव वाइगोस्की थे। जीन पियाजे जी और वाइगोस्की बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, जिनमें पियाजे जी द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोस्की द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये भी प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके हैं? तो जीन पियाजे जी द्वारा दिया गया था। और सामाजिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोस्की द्वारा दिया गया था। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, ये प्रश्न आते हैं बार बार शिक्षक भर्ती में, और यहाँ से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन यानी कि हर एक प्रश्न को अटेंड करना, वीडियो को अंत तक देखना, और यहाँ पे अंतिम में यह बताना कि आज की क्लास में आपका कितना स्कोर जा रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? भू आकृतिक कारक सभी जीव होते हैं, जलवायु कारक होते हैं, या ये सभी हो जाएंगे? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, मेरे ज्ञानी सर्वज्ञ साथियों? प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं वह आपके ये सभी होते हैं। आपके भू आकृतिक जो कारक होंगे ये भी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होंगे, जो जीव होते हैं ये भी हैं, जलवायु जो कारक होते हैं ये भी हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 23 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्यों? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु है, आपके लिए प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्यों आप लोग बच्चों के जो अनुभव होंगे उसको महत्व देंगे? ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, क्योंकि बच्चों को अपनी जो बात बताने में आनंद आता है, क्योंकि अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो क्या सही आंसर होगा दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास है ईवीएस की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। वीडियो हर एक प्यारे मित्र मेरे जितने वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। प्रश्न है, हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? अमोनिया HNO3 को यूरिया में बदला जाता है भैया, किसके द्वारा, किस अंग के द्वारा? वृक्क अंग के द्वारा, यकृत अंग के द्वारा, फेफड़े अंग के द्वारा, या आपके हृदय के अंग के द्वारा? तो हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला जो अंग है कोई और नहीं, आपका यकृत कहलाता है। मेरे लीवर की बात कर रहे हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वह आपकी लीवर यकृत होती है, जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना ही होता है, जिससे यूरिया जो है मूत्र के साथ शरीर के बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गृह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, उस नस्ल का नाम बताइए। गृह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी, उसका नाम रोड आइलैंड है, पेरू पक्षी है, बतख है, या ब्रायलर है? तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपसे आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि गृह कुक्कुट संबंधी जो पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, वह आपकी नस्ल ब्रायलर नस्ल है। क्या है? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अवधारणा का बनना, अनुभव हो गया, अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन होगा, या उपरोक्त सभी होगा? तो ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो ज्ञान के निर्माण में दोस्तों आपके अवधारणा के बनने की भी आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है, और अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग जानते हैं अनुभव, अवधारणा का बनना तथा अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन ज्ञान निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन जो है
वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? दोस्तों बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। कौन है भैया जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता हो? क्या वह प्रोटोजोआ है, नीली हरी शैवाल है, कवक है, वायरस है? क्या होने वाला है? नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करने के लिए फटाफट कमेंट करें। और जवाब आ चुका है, उत्तर आ चुका है, आंसर आ चुका है कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है वह नीली हरी शैवाल है मेरे प्यारे मित्रों। नीली हरी शैवाल जो है वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और अगला प्रश्न है कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है? जो समाज में हमारे और आपके जो समाज में बुराइयां मानी जाती हैं वह बुराई दहेज है, बाल विवाह है, बाल श्रम है। तो ये सभी, दहेज भी हो गया, बाल विवाह, बाल श्रम, ये सभी जो है समाज की बुराइयां का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समाज में जो दोष उत्पन्न करने वाले तत्व सामाजिक बुराइयां कहलाते हैं और इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सभी बुराइयां आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दो प्रश्न और हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, ईवीएस की कक्षा कैसी होनी चाहिए? आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु बनने जा रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ईवीएस की कक्षा कैसी होनी चाहिए। पाठ पुस्तक पर आधारित होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, या इन सभी के प्रकार? उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए दोस्तों, किस प्रकार होनी चाहिए? तो पर्यावरण की जो कक्षा है गतिविधि आधारित होनी चाहिए ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके, छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए आप कौन सा प्रयास सर्वोत्तम मानेंगे? आप शिक्षक हैं और बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना चाहते हैं और इसका विकास करने के लिए कौन सा प्रयास सर्वोत्तम मानेंगे? बच्चे का कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा? अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करेंगे, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करेंगे, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करेंगे, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करेंगे? तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना हो, सामाजिक भावना, ये शब्द, ये वर्ण, ये लाइन आपको याद रखना है। समझिए, सामाजिक भावना का विकास करना हो तो कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, मेरे भाई बहन? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका साथ जाएगा कि बच्चों को स्पर्धा का माहौल, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना ही क्या कहलाएगा? सामाजिक भावना का विकास करने के लिए प्रयास सर्वोत्तम माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य स्पर्धा का माहौल तैयार करके बच्चों में सामाजिक भावना का विकास सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। तो लाजवाब क्लास है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फीडबैक देना है। और आज की क्लास में, आज के प्रैक्टिस सेट में कितना आप लोगों ने स्कोर क्रैक किया है, क्रॉस किया है, नीचे फटाफट कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी मित्रों को, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। धन्यवाद सभी का।